कभी शोहरत एक रोशनी की मानिंद होती है, लोगों की नज़र में चमक, लाइक्स और फॉलोवर्स, मगर रोशनी के साथ हमेशा साया भी आता है। वो कौन था जिसने MI6 को इन्फॉर्मेशन फीड की कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया? पाकिस्तानी अथॉरिटीज में वो कौन था जिसने वो चालाकी दिखाई और रजब भट्ट को डिपोर्ट करवा दिया? खुदा की कसम ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुम्हारा यूके ने वीजा कैंसिल कर दिया है। ये देख लो, इसमें साफ लिखा है कि तुम्हारी एंट्री क्लियरेंस जो है वो कैंसिल कर दी गई है। होम ऑफिस की तरफ से ईमेल है, ये सारी इन्हीं से जाकर देख लो सारी। और उसमें कहा कि तुम्हारे पास 7 दिन के अंदर टाइम है, हम अपना पासपोर्ट दो। अल्लाह की कसम, ये देख लो। बस उसने कहा कि आपका वेटिंग ट्रायल है पाकिस्तान में और आपके ऊपर वहाँ पे क्रिमिनल चल रही है और आपने वो डिस्क्लोज नहीं की हमारे साथ वो चीज़ें। ये सारे ये लिखे इसके अंदर। इस वीडियो में हम रोशनी के पीछे छुपे उस साये को बेनकाब करेंगे। हम दिखाएंगे कैसे एक कंटेंट क्रिएटर ने तफरीह, बिजनेस और दिखावे को मिलाकर ऐसे फैसले किए जिन्होंने उसे सोशल मीडिया की फहरिस्त में सबसे टॉप पर खड़ा कर दिया, मगर इसी शोहरत की हवस ने उसे कानून, अवामी नफरत और मशकूक मुस्तकबिल की राह पर भी खड़ा कर दिया। हाल ही में MI6 को एक इन्फॉर्मेशन फीड की गई। उन्हें बताया गया कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला दहशतगर्दी की प्रमोशन में मुलव्विस हैं। गिरफ्तारी के दौरान जब इनको इंटरोगेट किया गया तो ये बात सामने आ गई कि वो किसी दहशतगर्दी की प्रमोशन में तो मुलव्विस नहीं है, लेकिन उनके वीज़े में कई झोल हैं जिसकी बिना पर उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अभी जानते हैं रजब कौन था और उसकी कहानी कहां से शुरू हुई। रजब भट्ट ने अपने कंटेंट क्रिएशन का आगाज व्लॉगिंग से किया। वो अपने रोजमर्रा के मामूलात बताता, अपनी जिंदगी दिखाता और आहिस्ता आहिस्ता उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। रजब काफी अक्लमंद था। उसे जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि रोज एक जैसा कंटेंट नहीं चल सकता। उसने इमोशनल मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी, यानी इमोशनल कभी उसे सिंपैथी चाहिए थी या कभी वो अपने एंगर का आगाज करता ताकि ऑडियंस उससे या हेट दे या मोहब्बत, और इसी तरह वो वायरल होता चला गया। उसने अपनी वीडियोस के जरिए सिंपैथी को अपना सबसे बड़ा टूल बनाया। अक्सर उसकी वीडियो में दिखाया जाता था कि वो दुख में है, मसाइल में है, जिंदगी मुश्किल है, और ये सब इस तरह संजीदा अंदाज से पेश किया जाता कि लोग उसे कंटेंट समझते ही नहीं, वो समझते हैं कि वो दरअसल उन मसाइल में फंसा हुआ है। उस स्ट्रेटजी ने उसे हजारों लाखों फॉलोअर्स दिए। कुछ नाज़रीन का ये भी कहना था कि रजब अपने विक्टिम इमेज को इस्तेमाल करता है ताकि उसे व्यूअरशिप और सिंपैथी मिल सके और उसकी फॉलोइंग बढ़ती चली जाए। नाज़रीन का कुछ भी कहना हो, रजब की फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती चली गई और वो पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर बन गया। इसी सिंपैथी की बेस पर उसने शोहरत की वो इमारत बनाई जिसकी बुनियादों में हजारों सवाल छुपे पड़े थे। रजब ने पाकिस्तान में लाइफस्टाइल व्लॉगिंग को प्रमोट किया, लेकिन जब भी तनकीद बढ़ती या लोग उस पर सवाल करते या उसके कंटेंट पर इतराज़ करते तो रजब फौरन विक्टिम बन जाता और सिंपैथी गेन करने की कोशिश शुरू कर देता। वही कार्ड जो उसके लिए शुरू से काम करता आया था। वो कैमरे के सामने आता, रो पड़ता, टूटी हुई आवाज़ और बारहा समझाता कि मुझे गलत समझा गया है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है, जैसे दावे वो बार बार करता। ये वो सब हरबे थे जो पब्लिक सिंपैथी जीतने के लिए इस्तेमाल होते थे। इस फार्मूले ने उसे दो नतीजे दिए। एक तरफ तो वो लोग थे जो उसकी स्टोरी पर यकीन करते और उसे इमोशनल सपोर्ट फराहम करते, उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। दूसरी तरफ वो लोग जो उसके कंटेंट को मैनिपुलेशन और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन समझते थे। बहुत से नाजरीन और कंटेंट क्रिएटर्स ने उसे मास्टर ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन करार दिया, यानी कि कंटेंट क्रिएटर अपनी ज़ाती ज़िंदगी, दुख और ज़िंदगी के मसाइल इस तरह सामने लाए कि ऑडियंस को लगे कि वो सबसे मजलूम तरीन शख्स है, लेकिन उसका मकसद असल में अटेंशन, फेम और अपना असर बढ़ाना हो। जैसे जैसे रजब की ऑडियंस बढ़ी, उसकी फैंस की तादाद भी बढ़ने लगी, लेकिन ये सिविल, ये न्यूट्रल फैंस नहीं थे, ये एक कल्ट था जिसे डकी भाई की डकी आर्मी थी। ये रजब फैमिली करार पाए। रजब के खिलाफ जिसने भी बात की, इस कल्ट की जानिब से शदीद तरीन बैकलैश आया। हेट कमेंट्स, थ्रेट्स और हैरासमेंट तक के वाक़यात सामने आए। इंटरनेट पर उसकी मुखालिफिन को तनकीद, तनफ्फुर और इल्ज़ाम का निशाना बनाया गया। कई मुबस्सिरीन कहते हैं कि रजब ने अपनी ज़िंदगी को सिर्फ टॉक्सिक नहीं बनाया, ऑडियंस की ज़िंदगी को भी टॉक्सिक बना दिया है। एक ऐसी बरादरी कायम कर दी है जो बहस कम, तनाज़ा ज़्यादा पैदा करती है। ये टॉक्सिक रजब की अपनी ज़िंदगी के लिए भी एक खतरा बन गई और रजब की साख को जहरीला करने में उसने बड़ा किरदार अदा किया। रजब की जैसे ही फॉलोइंग गिरने लगती, ये ऑडियंस बोर होना शुरू हो जाती, रजब साहब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते। अफलातून ने कहा था कि सोसाइटी इज बीइंग जज्ड बाय द इन्फ्लुएंसर इट हैव, और रजब हमारा इन्फ्लुएंसर है, तो हम अपनी सोसाइटी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। रजब की जैसी व्यूअरशिप गिरने लगी, रजब ने एक नया फार्मूला अपनाया। उसने अपने कंटेंट में इस्लाम, मजहबी थीम और रूहानियत को बतौर
कंटेंट लाना शुरू कर दिया। मजहबी जुमले, शायरी में तकारीर और स्पिरिचुअल वाइब्स जो पहले कभी नहीं थी अचानक से नजर आना शुरू हो गई। उसके इस कंटेंट ने नौजवानों को खास मुतासिर किया। वो नौजवान जिन्हें डिस्टिंक्शन ही नहीं थी एंटरटेनमेंट और रिलीजियस सीरियसनेस के बारे में, उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना शुरू कर दिया। रजब ने जिस मसलक की तर्जुमानी की कोशिश की, सबसे ज़्यादा नुकसान रजब ने उसी मसलक को पहुंचाया। यानी जिस मसलक का होने का वो दावा करता है, छाती पीटता है और बबांगे दोहल नारे लगाता है, सबसे ज़्यादा बदनाम रजब के कंटेंट से वही मसलक हुआ। लेकिन बुनियादी सवाल यही रहा कि रजब क्या वाकई में रिलीजियस था या फिर ये कंटेंट स्ट्रेटजी थी या नया एंगल था। यानी एक नई कंट्रोवर्सी तलाश करना, व्यूज भी मिलेंगे और फॉलोइंग भी। रजब के पास कोई वैल्यू प्रोवाइड करना या फिर अपने कंटेंट से किसी को इंस्पायर करने का तो कुछ था ही नहीं। उसने एक कंट्रोवर्सी खत्म होते ही व्यूअरशिप और फॉलोइंग के लिए नई कंट्रोवर्सी खोल दी। मार्च 2025 में उसने अपने परफ्यूम के ब्रांड का ऐलान कर दिया। नाम रखा गया 295। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं था। 295 पाकिस्तान की ताज़ीज़ात की वो दफ़ा है जो तौहीन मजहब, मजहबी जज्बात मजरूह करने से ताल्लुक़ रखती है। जैसे ही ये परफ्यूम लॉन्च हुआ तो मजहबी और समाजी हलकों में शदीद हंगामा हुआ। लोगों ने रजब पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने मजहबी क़वानीन और जज्बात की नफ़ी की है। तो वो हम करवाने आए हैं और इंशाल्लाह ये तो अभी जिस तरह मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, और आप सोच सकते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम कोई शख्स जिस तरह उसने 295A और 295C का मजाक उड़ाया है, जिस तज़हीक आमेज तरह उसने ये दोनों रेफरेंसेस उससे दिए और इस तरह वो तज़हीक उड़ा रहा है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता ना कि मुसलमान ऐसे करे। इन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च की 295 के नाम से। कोई इसमें हर्ज नहीं था अगर ये सिर्फ 295 के नाम की हद तक रहता। अब बाज लोग उनकी तरफ से सफाइयां दे रहे हैं कि जी ये कोई डिजिट किसी का ठेका है, और भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उसने इसको रिलेट किसके साथ किया और फिर कॉन्फिडेंस देखें उसका आसमानों पे है। नाम लेता है मौला अली का अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमा का सलामुल्लाह अलैहा, और कह रहा है जी मेरे जो मुर्शिद हैं आइडियल है सिद्धू मूसे वाला। वाह जी वाह। ये मैं शिया कम्युनिटी से भी कहूंगा कि ऐसे बंदे को आप मौला अली के नाम से धोखा खाते हुए देख और सुन रहे हैं कि जिसने आइडियल मौला अली को जिक्र नहीं किया, सिद्धू मूसे वाले को जिक्र किया, और कहता है मेरे मुर्शिद के ऊपर भी 295 लगी थी, तो क्या हुआ मेरे पे भी 2 लग चुकी हैं 295A और 295C। नहीं वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई हैं, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C। एहतजाज हुए और रजब पर एक पर्चा कट गया। रजब फौरी तौर पर मदीना उम्रा करने चले गए और उन्होंने वहां जाकर माफी मांग ली। मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर दें। रजब ने तमाम उलमा किराम को अपने घर बुलाया और माजरत कर ली, और तमाम उलमा ने उसकी माजरत कबूल भी कर ली। वो उलमा किराम जो गरीब की माजरत कभी भी कबूल न करें, हालांकि उसने कोई चीज़ गलती से क्यों ना की। रजब की माजरत खुले दिल से तस्लीम कर ली गई, लेकिन मामला अदालत चला गया। अदालत में डिफेंस ने कहा कि उसने एक नाम जानबूझकर नहीं रखा, बल्कि उसने यह नाम अपने मेंटोर के नाम से इंस्पायर होकर उनके गाने के नाम पर रखा है। उसका मकसद किसी की भी मजहबी रिवायात या मजहबी रसूमात को मजरूह करना नहीं था। रजब ने इस कंट्रोवर्सी के बाद देखा कि यह तो व्यूज लेने का सबसे आसान तरीका है। इसी दौरान मुहर्रम आया, उसने फिर वही तमाम हरकतें की जिससे कुछ लोगों के जज्बात मजरूह हुए। फिर मुल्क में हंगामा हुआ, फिर माफ़ी मांगी गई, लेकिन इस तमाम की आड़ में रजब ने करोड़ों व्यू हासिल किए। रजब की बुक इन पैसों से नहीं मिटी। उसने डकी के साथ मिलकर बाइनोमो जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। वो ऑडियंस जो रजब को रजब फैमिली कहती थी, उस रजब फैमिली को रजब ने बेच दिया। उसने भी डकी के साथ मिलकर और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर ऐसी पोंजी स्कीम प्रमोट की कि अल्लाह की पनाह हो। लेकिन जैसे FIA ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया, रजब पाकिस्तान से फरार हो गया। जैसे वो मुल्क से बाहर गया, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी सामने आने लगी। टिकटॉक के नाम निहाद बदमाश एक दूसरे से लड़ पड़े और शहजाद भट्टी ने रजब के घर पर फायरिंग कर। जी हाँ, एक टिकटॉक की लड़ाई को गलियों में गोलियों से बदल दिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी किसी सरकारी अफसर ने यह इन्फॉर्मेशन MI6 को फीड की कि रजब और नदीम नानीवाला दोनों दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं। उन्हें पता था
کہ MI6 جب انویسٹیگیٹ کرے گی تو انہیں رجب کے ویزا اپلیکیشن میں بھولے گئے جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا، اور ہوا کچھ ایسا ہی۔ جب وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو انہیں پتہ لگا کہ رجب نے اپنے ویزا کے اپلیکیشن میں وہ تمام FIRs جو پاکستان میں اس پر درج تھی، جو کہ 295C والے معاملے پر یا پھر دوسری مذہبی رسومات کو مجروح کرنے پر درج تھی، ان میں سے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ رجب کا ویزا حالانکہ 2023 تک ویلڈ تھا، UK اتھارٹیز نے اس کا ویزا امیجیٹلی کینسل کیا اور اسے پاکستان ڈپورٹ کر دیا۔ پاکستان پہنچتے ہی اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل لے لی، یعنی 15 دن کی پروٹیکٹیو بیل اسے مل چکی ہے، اور اگلی پیشی تک پولیس کو گرفتار نہیں کر سکتی۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ عدالتیں واقعی انصاف فراہم کرتی ہیں ان تمام لوگوں کو جو رجب اور ڈکی بھائی جیسے کنٹینٹ کریٹرز کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔